प्रिय साथियों नमस्कार। आप सबों का स्वागत करते हैं। आप जितने भी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम हम इस बार 2023 में या 2024 में कभी भी देने वाले हैं, तो आप सबों को बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हैं इस वीडियो में। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैं आप लोगों को चैप्टर फर्स्ट पहले की वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, तो आज चैप्टर 2 जो केमिस्ट्री का है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, उनको आज हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहली बात, चैप्टर 2 का जो नाम है वो है द्रव, या जिसे हम इंग्लिश में मैटर भी कहते हैं। ठीक, तो द्रव के मतलब वो द्रव आप मत समझिए, द्रव पदार्थ की बात कर रही है। ठीक, तो अब समझिए कि द्रव यानी पदार्थ या मैटर होता क्या। तो वे सभी वस्तुएं जो कुछ स्थान घेरती हों, जिसमें भार हों तथा जिसका ज्ञान हम अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा करते हैं, द्रव्य कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मेज लिया गया, देखिए कह रहा है वे सभी वस्तुएं जो कुछ स्थान, जैसे आपका मोबाइल है, ठीक, या लैपटॉप कुछ भी हो, वो उसको जब हम रख दिए बाबू, तो नीचे कुछ तो स्थान घेरता होगा ना। हाँ, तो स्थान घेरे जिसमें भार भी, अच्छा मोबाइल का तो कुछ भार होगा, वजन होगा ना। तथा जिसका ज्ञान हम अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, हम अपना ज्ञानेंद्रिय जो आँख है इसके माध्यम से हम देख रहे हैं कि क्या है एक मोबाइल, तो इसका ज्ञान भी ले लिए। तो हम कह सकते हैं कि इस तरह का अगर कोई चीज़ का बोध हो तो ये क्या कहलाता है, द्रव्य कहलाता है, यानी पदार्थ कहलाता है। ठीक, जैसे में भी मैं बता दिया हूँ कि मेज कुर्सी पलंग, यानी दुनिया के जितने भी चीज़ आपको दिख रहे हैं वो सब क्या है, द्रव्य है, पदार्थ है, मैटर है। ओके, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जो अगला टॉपिक आपका ऊर्जा है, जिसे हम इंग्लिश में एनर्जी के नाम से भी जानते हैं। देखिए, जो कार्य करने की क्षमता है उसी को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। जैसे आपको मान लिया जाए 10 kg उठाने की क्षमता है, तो ये आपकी क्या है, एनर्जी है कि आप 10 ही kg उठा सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं उठा सकते। लेकिन बच्चे तो अब कह रहे होंगे सर हम 10 ही kg उठाते हैं, हम तो 40 kg उठा लेते हैं। कोई बात नहीं बाबू, आप जितना भी उठाते हैं, हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। ठीक, चलिए, ऊर्जा का ना तो भार होता है ना ही आकार। एक बात याद रखिएगा कि ऊर्जा का ना तो भार होता है और ना ही आकार होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो प्रकाश था, प्रकाश का कोई भार होता है नहीं ना, न इसका आकार भी नहीं होता है, तो ये पदार्थ है नहीं ना। तो ये प्रकाश, ऊष्मा, विद्युत, ध्वनि, ये सब क्या है, ऊर्जा है। ओके, अब समझिए कि द्रव्यमान तथा ऊर्जा में संबंध। देखिए, आइंस्टीन के अनुसार यदि द्रव्य नष्ट होती है तो उसके समतुल्य एनर्जी, जो एनर्जी है, ऊर्जा, मुक्त होगी। कह रहा आइंस्टीन के अनुसार, जो आइंस्टीन है वो वैज्ञानिक थे। आइंस्टीन साहब देखिए क्या कहें, आइंस्टीन साहब कहें कि यदि द्रव्य नष्ट होती है तो उसके समतुल्य जो ऊर्जा है वो मुक्त होती है। क्या होती है, मुक्त होगी। अतः द्रव्यमान तथा ऊर्जा में संबंध दर्शाने के लिए एक समीकरण दिए हैं आइंस्टीन साहब, आइंस्टीन चाचा ने, या जो भी आप बोलिए। तो उन्होंने कहा कि ई बराबर एम सी स्क्वायर। अब देखिए ई क्या है, एम क्या है, सी क्या है। तो जो एम है वो है नष्ट हुआ द्रव्यमान, यानी कितना आपका बर्बाद हो गया द्रव्यमान, नष्ट हुआ। सी है जो प्रकाश का वेग है, और आपको एक बात यह भी बता देते हैं कि प्रकाश का जो वेग होता है वो होता है 3 × 10⁸ होता है। ठीक, और ई जो है यहाँ पे मुक्त हुई ऊर्जा है, यानी कितना खत्म हुई ऊर्जा वो बताना है, या समाप्त हुई जो। अब चलिए समझते हैं अगला टॉपिक, द्रव्य की अवस्थाएं। जी हाँ, यानी जो पदार्थ है, अभी बताएं, ये द्रव्य चैप्टर का भी नाम है, तो इसका कितना जो द्रव है उसका कितना प्रकार होता है, टाइप होता है, ये आपको बताना है। तो चलिए, द्रव की अवस्थाएं या स्टेट्स ऑफ मैटर। द्रव की निम्नलिखित अवस्थाएं होती हैं, यानी द्रव जो है, जिसको हम पदार्थ भी बोलते हैं, मैटर भी बोलते हैं, जो भी बोलिए, तो इसका अवस्था कितनी होती है। ऐसे तो हम 3 जानते हैं, अब देखिए इसमें कितना बताया। अब देखिए, पहला जो होता है द्रव्य का अवस्था, वो होता है ठोस अवस्था, जिसे हम इंग्लिश में सॉलिड स्टेट कहते हैं। द्रव की वह अवस्था, इसका परिभाषा है कि द्रव की वह अवस्था जिसमें उसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित हो। देखिए, आकार निश्चित है ना, जैसे घन पॉइंट, तो इसका आकार निश्चित है, एवं आयतन भी घेरेंगे तो उतने निश्चित आयतन, यहाँ पे जहाँ पे भी रखेंगे इसको, जितना बड़ा रहेगा उतना बड़ा, उतना दूर क्या स्थान को घेरेगा, यानी आयतन भी निश्चित है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, ठोस अवस्था। ठीक, एग्जाम्पल की बात करें तो ईंट, टेबल, कुर्सी, ये सब क्या किसके उदाहरण हो गए, ठोस के। अब आगे समझिए, दूसरा जो प्रकार है वो है द्रव अवस्था, जिसे हम इंग्लिश में लिक्विड स्टेट कहते हैं। द्रव की वह अवस्था, ई द्रव और द्रव में अंतर है बाबू। अगर खाली द्रव बह रहे हैं तो समझ जाना कौन सा, लिक्विड। और अगर द्रा आधा बा या रहे तो समझिएगा मैटर, यानी पदार्थ। ठीक, तो द्रव अवस्था जो है ये द्रव्य यानी पदार्थ का प्रकार है।
इसका परिभाषा की बात करें तो इसका परिभाषा होता है द्रव की वह अवस्था जिसमें उसका आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार अनिश्चित होता है। देखिए कह रहा आयतन तो निश्चित होगा लेकिन आकार जो है उसका अनिश्चित होगा। जैसे मान लिया जाए कि उसका जिसमें उसका आयतन निश्चित हो, क्या हो, आयतन निश्चित हो परंतु आकार क्या है, अनिश्चित। यानी कि पानी है जैसे, ठीक, उसको आप किसी भी दूसरे बर्तन में डालोगे तो उसी का आकार ले लेगा। फिर उसी तरह आप गिलास में डालोगे तो गिलास का आकार ले लेगा, लोटा में डालोगे तो लोटा का आकार ले लेगा। यानी क्या है, तो इसका आकार निश्चित नहीं है, जिसमें डालिएगा उस तरह का बदल जाएगा। तो क्या द्रव का परिभाषा है कि द्रव वह अवस्था है, द्रव की वह अवस्था है द्रव जिसमें उसका आयतन तो निश्चित है, आयतन क्या है, निश्चित है, परंतु आकार क्या है, अनिश्चित है। जैसा कि आपको अभी एग्जाम्पल भी बताएं कि आप जिस चीज़ में डालोगे उस चीज़ का आकार ले लेगा, तो आकार निश्चित है नहीं ना। तो एग्जाम्पल की बात करें तो पानी हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, मिट्टी का तेल हो गया, ये सब क्या द्रव की अवस्था का उदाहरण है। अब तीसरा जो आपका आता है और आखिरी जो प्रकार है इसका द्रव का यानी मैटर का या पदार्थ का जो भी बोलिए, तो गैस अवस्था है, ठीक। गैसियस स्टेट होता क्या है आप समझिए। द्रव की वह अवस्था जिसमें ना तो उसका आकार हो न ही इसका आयतन निश्चित हो, गैस अवस्था कहलाता है। देखिए गैस में क्या दोनों अनिश्चित हो, द्रव की वह अवस्था जिसमें ना तो उसका आकार यानी आकार भी निश्चित नहीं हो और न ही उसका आयतन निश्चित हो, तो वैसी अवस्था को हम क्या कहते हैं, गैस अवस्था कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो आपका जो एलपीजी हो गया, CO2 हो गया, हाइड्रोजन हो गया, तो आपको हम एक बात उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं, ठीक। जैसे आप गुब्बारा तो देखे होंगे, उसमें गैस भरा हुआ रहता है, ठीक, यानी हवा भरते हैं। तो द्रव की वह अवस्था जिसमें ना तो उसका आकार, अच्छा, जितना हवा भरेंगे उसका उतना आकार बढ़ेगा और ना ही उसका आयतन निश्चित है। अब बताइए आयतन के मतलब जहाँ पर ही रखेंगे वो पूरा में फैल जाएगा ना, तो आयतन निश्चित है नहीं ना, नहीं ना। तो हम कह सकते हैं कि गैस अवस्था का दोनों अनिश्चित होता है यानी कि निश्चित नहीं होता। क्या, जिसका आयतन निश्चित होता है, इसमें क्या बताया, नहीं उसका आयतन, हाँ तो वही तो हम भी बोल रहे हैं, यानी जिसका आकार और आयतन दोनों क्या हो, निश्चित नहीं हो, उसे गैस अवस्था कहेंगे। और ठोस अवस्था किसी को कहेंगे, तो जिसमें दोनों निश्चित हो। और द्रव अवस्था किसको कहेंगे, तो जिसमें आयतन क्या हो, निश्चित हो, परंतु आकार क्या हो, अनिश्चित हो। ठीक, अब समझ गए। नोट की बात, ये डायरेक्ट आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछ सकते हैं कि गैस तथा द्रव में बहने का गुण किस अतः तरल पदार्थ कहलाता है। हाँ, आपसे पूछेगा कि तरल पदार्थ में गैस तथा द्रव में बहने का गुण पाया जाता है या नहीं, तो आप क्या बताइएगा कि हाँ पाया जाता है, यानी गैस तथा द्रव में बहने का गुण पाया जाता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, तरल पदार्थ कहते हैं। चाहे डायरेक्ट आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि गैस तथा द्रव में बहने का गुण होता है, इस गुण को हम क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तरल पदार्थ कहते हैं। ठीक, अतः इसको क्या कहेंगे, तरल पदार्थ कहेंगे। आगे समझिएगा, कह रहा है द्रव्यों में अवस्था, अणुओं की गतिज एवं स्थितिज ऊर्जा। द्रव्यों में अवस्था परिवर्तन कैसे होता है ये आपको बताना है। अभी तो आपको बता दिए कि द्रव्यों की क्या अवस्था होता है, अब समझिए कि द्रव में अवस्था परिवर्तन कैसे करें। तो अणुओं गतिज एवं स्थितिज ऊर्जा को सबसे पहले समझिए। जैसे ताप, जितना ताप बढ़ाएगा उतना गतिज ऊर्जा बढ़ेगा, ठीक, ये तो आप भी जानते होंगे। अब जो ये आपके द्रव्य की अवस्था के परिवर्तन है वो देखिए किस किस चीज़ में होता है, गलन होता है, हिमांक होता है, क्वथन होता है, बाष्पन होता है, उदरपत, इतना चीज़ में चेंज होता है। गलन को मेल्टिंग कहते हैं, हिमांक को फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं, क्वथन को बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, बाष्पन को एवोपरेशन कहते हैं, उदरपातन को सब्लिमेशन कहते हैं। अब सब को एक एक कर हम अभी समझाते हैं आपको, ठीक। सबसे पहले गलन या मेल्टिंग की बात करते हैं। तो वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव अपनी ठोस अवस्था से पूर्व रूप से द्रव में बदल जाए उस द्रव का गलनांक कहलाता है। कह रहा है कि वह निश्चित ताप यानी ऐसा एक ताप आप निश्चित कीजिए जिस पर कोई द्रव जो है यानी पदार्थ जो है अपनी ठोस अवस्था से पूर्व रूप से, यानी पहले ठोस अवस्था था उससे पूर्व रूप से क्या किस चीज़ में बदल जाए, द्रव में बदल जाए। यानी कि ठोस को द्रव में बदल देना, लेकिन ताप कैसा हो, निश्चित हो, तब द्रव का इसको क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं।
इस प्रक्रम को हम गलन कहते हैं, और जो ये प्रक्रम है गलनांक के, इसी को क्या कहते हैं, हम गलन कहते हैं। नोट में याद रखिएगा कि अशुद्धियों की उपस्थिति में गलनांक कम होती है। आपसे डायरेक्ट पूछ देगा एंट्रेंस एग्जाम में कि किसकी उपस्थिति में गलनांक कम होती है, तो क्या ऑप्शन मारिएगा, अशुद्धि। ठीक, दूसरा आप समझिएगा, जो दूसरा आपका टॉपिक था हिमांक था, जिसे इंग्लिश में फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक, तो वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव अपनी द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में बदल जाए, उस द्रव का हिमांक कहलाता है। कह रहा है कि वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव, यानी इसमें भी निश्चित ताप होगा, लेकिन क्या कोई पदार्थ जो है द्रव अवस्था से यानी लिक्विड फॉर्म से किस चीज़ में बदल जाएगा, ठोस अवस्था में, यानी सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाएगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, उस द्रव का हिमांक कहेंगे या फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे। जैसे हम आपको एग्जांपल के लिए समझा देते हैं बबुआ, देखिए पानिया को आप फ्रिजवा में रख के देखिएगा, तो ये वो निश्चित ताप पर कौची होगा, जम जाएगा, तो इसी को क्या कहते हैं, हिमांक कहते हैं बबुआ। ठीक, जल का हिमांक कितना डिग्री सेल्सियस होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर कुछ हो जाएगा, एकदम बर्फ जम जाएगा पानी का। अशुद्धि की उपस्थिति में हिमांक घट जाता है। हाँ, ये भी बात याद रखिएगा कि अशुद्धि की जो उपस्थिति है उसकी स्थिति में क्या होगा, हिमांक घट जाएगा। ठीक, अशुद्धि की उपस्थिति में क्या होगा, हिमांक घट जाएगा। अब आगे जो तीसरा आपका इसी में पॉइंट था वो है क्वथन। क्या है, क्वथन। जो तीसरा टॉपिक है वो क्या है, क्वथन, यानी बॉइलिंग पॉइंट, यानी वह निश्चित ताप, इसमें भी निश्चित ताप होगा, लेकिन जिस पर कोई द्रव जो है उबालना शुरू कर देता है, क्या करता है, मतलब जिसको देहाती भाषा में हम लोग बोलते हैं खौले लगा। हाँ, तो जिस पर कोई द्रव उबालना शुरू कर देता है अथवा गर्म करने पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, जो वायुमंडल का दाब है वो वाष्प दाब के क्या हो, इक्वल हो जाए, तो उसे हम द्रव का क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। यह प्रक्रम जो है क्वथनांक का, इसी को क्या कहते हैं, क्वथन कहते हैं, यानी बॉइलिंग कहते हैं। अब याद रखिएगा कुछ नोट पॉइंट कि अशुद्धि की उपस्थिति में जो क्वथनांक क्योंकि हो जाता है, बढ़ जाता है, यानी अशुद्धि अगर रहेगा जहाँ पे मौजूद रहेगा, क्वथनांक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दूसरा नोट याद रखिएगा कि दाब बढ़ाने पर क्वथनांक बढ़ जाता है तथा दाब कम करने पर क्वथनांक घट जाता है। आगे देखिए जितना भी ऑब्जेक्टिव बनेगा यही सब आपका थ्योरी से बनेगा, इसलिए आप थ्योरी को कृपया कर अच्छे तरीके से समझेंगे। और एक बात यह भी आप लोगों को बता देते हैं कि ये जो नोट्स आपको दिख रहे हैं ये हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी सुपर ऑलराउंडर पे आपको देखने के लिए मिल जाए। आप सर्च मारिएगा टेलीग्राम पे स्टडी सुपर ऑलराउंडर और उसको ओपन कीजिएगा तो ये आपको पीडीएफ मिल जाए, तो कृपया वहाँ से भी आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करके लिख सकते हो, अपने नोट्स बना सकते हो, याद कर सकते हो, या फिर जो आप देख रहे हो वीडियो इसको क्या करेंगे आप लोग, पोज कर लेंगे, यानी रोक के देखेंगे, लिखेंगे। ओके, चलिए चौथा प्रश्न देखिएगा, चौथा जो टॉपिक है आपका वो है वाष्पन या इवोपरेशन। तो किसी भी ताप पर द्रव का वाष्प में बदलने की जो क्रिया है इसी को क्या कहते हैं, हम लोग वाष्पन कहते हैं। वाष्पन दर है वो द्रव की सतह का क्षेत्रफल, वायुमंडलीय ताप तथा वायु में आर्द्रता पर निर्भर करता है। कौची कौची पर वाष्पन का दर निर्भर करता है, तीन चीज़ पर, या तो क्षेत्रफल पर सतह के, या तो वायुमंडलीय ताप पर, या वायु की आर्द्रता पर। ये तीन चीज़ पर वाष्पन दर जो है वो क्या करता है, निर्भर करता है। ठीक, अब समझिए आगे। अब वाष्पन के मतलब कौची का ही आप लोग कहिएगा कि सर वाष्पन के मतलब होता कौची है, तो देखो कह रहा है किसी भी ताप पर द्रव का वाष्प में बदल जाए। जैसे देखिए जब आप भात पकाते हैं बाबू, गैस पर चूल्हा पर जो भी पकाइए, जहाँ भी पकाइए आप लोग, तो पकाते हैं तो देखते हैं उसमें हम लोग ईंधन डालते हैं, यानी पानी डालते हैं। अब पानिया डालते हैं तो पानिया सूख जाता है कि नहीं बाबूआ, तो हाँ सूख जाता है। तो कह रहा है किसी भी ताप पर, कोई भी ताप पर, वो कोई तापे पर ना होता होगा, द्रव जो है, द्रव यानी लिक्विड है, वो कौची में बदल जाता है, वाष्प में बदल जाता है। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, वाष्पन कहते हैं। बस सिंपल सी बात। वाष्पन तो अभी बता ही दिया। अब अगला जो टॉपिक है आपका पांचवा टॉपिक वो है ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन कहते हैं। देखिए कुछ ठोस पदार्थ को गर्म करने पर बिना द्रव अवस्था में बदले, यानी कुछ ठोस पदार्थ ऐसा भी है जिसको गर्म करेंगे तब बिना द्रव में पिघले वो कौची हो जाएगा, बिना द्रव अवस्था में बदले सीधे गैस अवस्था में, यानी डायरेक्ट कौची हो जाएगा, वाष्प बन के उड़ जाएगा।
तो ऐसे पदार्थ को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे आप लोग कपूर देखे होंगे या नौशादर देखे होंगे, आयोडीन, इस सब को अगर आप जलाइएगा ना बाबू, गर्म करिएगा ना, तो क्या होगा कि ये डायरेक्ट द्रव में बिना पिघले क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, यानी उड़ जाएगा वाष्प बन के। आगे समझिए। हाँ, इसका एग्जाम्पल आपसे पूछेगा कि निम्न में से कौन ऊर्ध्वपातन के पदार्थ है। ऑप्शन दे देगा कपूर, अगरबत्ती, इसी तरह से दे देगा, तो ऑप्शन क्या मारना है, कपूर। ठीक, आगे समझिए। द्रव का अगुणित सिद्धांत, इससे भी प्रश्न बनते हैं बाबू, कृपया कर इसे अच्छे तरीके से समझिएगा। एंट्रेंस एग्जाम में इससे हर बार एक न एक प्रश्न बनते ही बनते हैं। कह रहा काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर, यानी द्रव का अनुगति सिद्धांत। तो देखिए, इस सिद्धांत के अनुसार कहता कुछ, सबसे पहला पॉइंट कहता है कि द्रव अत्यंत छोटे छोटे कण से मिलकर बना होता है। जो द्रव है यानी पदार्थ है, वो क्या छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं, कणों से मिलकर बने होते हैं, जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। क्या स्वतंत्र, फ्री रहता है, एकदम स्वतंत्र रहता है। जिस तरह हम लोग स्वतंत्र हैं उस तरह वो भी स्वतंत्र रहता है। और इन कण को ही हम क्या कहते हैं, अणु कहते हैं, यानी मॉलिक्यूल कहते हैं। ठीक, दूसरा याद रखिएगा कि एक ही द्रव के सभी प्रकार के अणु के गुणधर्म एक समान होते हैं तथा विभिन्न प्रकार के द्रव के अणुओं का गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। कह रहा एक ही द्रव के सभी प्रकार के अणु, अगर एक कोई पदार्थ रहेगा, उसका अगर हम अणु की बात करें तो उसका गुणधर्म जो क्या होगा, समान रहेगा। तब विभिन्न प्रकार के अगर दो गो अलग अलग रहेगा तत्व या पदार्थ, तो उसके अणु का जो गुणधर्म है वो क्या रहेगा, चेंज रहेगा, यानी भिन्न रहेगा। वास्तविक सी बात। अच्छा, तीसरा टॉपिक याद रखिएगा कि द्रव्य के अणुओं के बीच कुछ रिक्त स्थान होता है, जिसे हम अंतराण्विक स्थान कहते हैं। अच्छा, आपसे एग्जाम में पूछेगा कि सबसे ज़्यादा, ये नहीं पूछेगा आपसे, जैसे कुछ ही पूछेगा एग्जाम में कि सबसे ज़्यादा किस में अंतराण्विक स्थान पाया जाता है। ऑप्शन दे देगा ठोस, द्रव, गैस। तो सबसे ज़्यादा की बात करें बाबू, तक गैस में अंतराण्विक स्थान पाया जाता है। ये तो ठोस जो दिख रहा है आप देखिए एकदम सटल सटल है, तो इसमें जो है सबसे कम पाया जाता है। और जो माध्यम पाया जाता है वो आपका क्या, सॉरी, द्रव में पाया जाता है। ठोस में सबसे ज़्यादा, सबसे कम, सॉरी फिर से एक बार बता देते हैं कि द्रव में, द्रवों के बीच यानी पदार्थों के बीच अंतराण्विक स्थान किस में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा आपका गैस में फैलल फैलल रहेगा एकदम। ठीक, कण क्या रहेंगे, फैला हुआ रहेगा, तो उसमें अंतराण्विक स्थान क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। उससे कम किस में होगा, तो उससे कम आपका द्रव में होगा। किस में होगा, द्रव में होगा। तो द्रव में देखिएगा तो थोड़ा बहुत फैला रहेगा, उससे गैस के तुलना में क्या रहेगा, थोड़ा सा कम रहेगा। फिर उससे भी कम किस में रहेगा, आपका किस में रहेगा, तो अंतराण्विक स्थान ठोस में सबसे कम रहेगा। ठीक, तो आप समझ गए, क्योंकि ठोस के जो कण होते हैं बहुत बारीकी से सटे हुए रहते हैं, आकर्षण बल के कारण वो आपस में जकड़े हुए रहते हैं। ठीक, अच्छा, अगला टॉपिक समझिए, कह रहा है इसमें पॉइंट, जो ये सिद्धांत, इसमें अगला पॉइंट कह रहा है कि द्रव्य के अणुओं के मध्य आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। कह रहा है द्रव्य के अणुओं के मध्य आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। जैसे आप लोग देखे होंगे कि जो आपका पदार्थ है, जैसे ये कण है, ठीक, इसमें कण आपस में कैसे जुड़ा हुआ है, आकर्षण और प्रतिकर्षण के कारण ना। अभी जो बताए वो एग्जाम्पल ये अभी आप देखिए, जूम कर देते हैं, ये एग्जाम्पल, ये आपस में कैसे सटे हुए हैं, आकर्षण बल के कारण सटे हुए हैं। ठीक, तो ये कौन सी होता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के कारण कौन सी होता है, अणु के मध्य आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, जिसके कारण वह चिपके हुए रहते हैं। ठीक, जिसके कारण उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। उसमें क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा। और नोट में आप याद रखिएगा, ये डायरेक्ट आपसे एग्जाम में पूछेगा कि आकर्षण बल को हम किस बल के नाम से जानते हैं, तो कौन चीज़, संसंजक बल के नाम से। ठीक, दूसरा आपसे पूछ सकता है एंट्रेंस एग्जाम में कि संसंजक बल ठोस में सबसे ज़्यादा होता है, किस में सबसे ज़्यादा होता है, किस में सबसे कम होता है, तो याद रखिएगा संसंजक बल यानी कि कौन चीज़, आकर्षण बल। हाँ, तो आकर्षण बल जो है सबसे ज़्यादा ठोस में सबसे ज़्यादा तथा गैस अवस्था में सबसे कम पाया जाता है। ठीक, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल में भी हम बता दिए हैं कि आकर्षण बल सबसे ज़्यादा ठोस में, फिर द्रव में, फिर गैस में। ठीक,
अब पांचवा जो पॉइंट है इस सिद्धांत का वो है द्रव के अणु निरंतर यानी लगातार, निरंतर माने कौन सी होता है लगातार, जो द्रव के अणु है यानी पदार्थ के जो अणु हैं वो लगातार गति करते रहता है, कौन सी करते रहता है गति करता है, जिस कारण उसमें कौन सी होता है गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक, अब आगे समझिएगा अगला पॉइंट, जो छठा और लास्ट पॉइंट है इस सिद्धांत का वो कह रहा है कि द्रव में ताप बढ़ाने पर, जैसे द्रव यानी पदार्थ है उसमें आप ताप बढ़ाइएगा तो उसके अणुओं का जो गतिज ऊर्जा है वो कुछ हो जाएगा बढ़ जाएगा, वास्तविक सी बात है कि बढ़ जाएगा। अब आप ही को बाबू गर्म कर देंगे तो आप व्यवस्था नहीं होने लगेगा, तो उसी तरह कह रहा है कि द्रव का ताप जैसे ही हम बढ़ाएंगे उसका अणु का गतिज ऊर्जा जो है कुछ हो जाएगा बढ़ जाएगा। ठीक, लेकिन हम आप लोग तो हम मेरे प्यारे स्टूडेंट हो तो आप लोग को कैसे गर्म करेंगे बाबू, बस एग्जाम्पल लेकर समझा रहे हैं। ठीक, अगला टॉपिक आपका है परमाणु, जिसे हम इंग्लिश में आटम बोलते हैं। ठीक, तो देखिए यह द्रव का सूक्ष्मतम कण है। क्या है? द्रव का सबसे सूक्ष्मतम कण होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में कोई चीज करता है भाग लेता है। यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, ये कोई चीज स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। कौन? परमाणु। नोट में याद रखेगा, इस टॉपिक से एंट्रेंस एग्जाम में पूछ सकता है कि परमाणु अणु इस मिलकर किसका निर्माण करता है। आपसे क्या एग्जाम में पूछेगा, जैसे इसमें नोट में लिखा है कि बहुत से परमाणु मिलकर अणु का निर्माण करता है, तो आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछ देगा कि परमाणु मिलकर, बहुत से परमाणु मिलकर किसका निर्माण करते हैं। ऑप्शन दे देगा अणु, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, तो आप किसका मारिएगा? अणु का मारिएगा। ठीक, अगला टॉपिक आपका है द्रव्य का वर्गीकरण, यानी पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है, फिर उस पदार्थ के जो भाग है उसको कितने भाग में। सब देखिए, सबसे पहले जो पदार्थ है उसको दो भागों में बांटा गया, शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ को मिश्रण भी कहते हैं, कुछ कहते हैं मिश्रण। अब देखिए शुद्ध पदार्थ को भी बांटा गया था, शुद्ध पदार्थ को दो भागों में बांटा गया, तत्व और यौगिक। अब फिर तत्व को भी तीन भागों में बांटा गया, धातु, अधातु और उपधातु में। सब अभी टॉपिक आ गया, हम आपको समझाने वाले हैं। ठीक, अब आगे देखिए अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण जो है इसको दो भागों में बांटा गया, पहला समांगी मिश्रण, दूसरा विसमांगी मिश्रण। अब सब टॉपिक को देखिए एक एक कर हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले शुद्ध पदार्थ यानी प्योर सब्सटेंसेस समझिएगा, वे द्रव जिसका रासायनिक संगठन निश्चित हो, यानी उसमें और कोई दूसरा चीज मिलन नहीं रहे, तो वो हो गया शुद्ध पदार्थ। ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है तत्व और एक होता है यौगिक। अब सबसे पहले हम तत्व समझते हैं, तो वे पदार्थ जो केवल और केवल एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने हो, जैसा कि आपको बताएं कि उसमें किसी भी प्रकार का मिलावट नहीं हो, अथवा इसे भी बोल सकते हैं, इसका जो डिफिनीशन है वो बोल सकते हैं, जो किसी भी विधि से दो या दो से अधिक भिन्न गुण वाले पदार्थ में विभाजित नहीं किया जा सके, यानी तोड़ नहीं सकते हैं, न ही उससे बनाया जा सके, तो उसे क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। ठीक, एग्जाम्पल की बात करें तो Fe, Hg, LCu, ETC, ये सब क्या है? ये आपके तत्व के उदाहरण है। ठीक, अब दूसरा तत्व तो समझ लिए, अब तत्व के भी प्रकार होता है बाबू, जैसा कि हम आपको अभी बताए थे। तत्व को तीन भागों में बांटा गया। सबसे पहला जो है, हाँ एक बात याद रखिएगा, डायरेक्ट आपसे एग्जाम में पूछेगा कि अब तक लगभग कितने तत्व का खोज किया जा चुका है, तो याद रखिएगा 108 तत्व का। कितना एलिमेंट का? 108। ठीक, 108। अब अगला जो है इसका तत्व का प्रकार। अब तत्व के भी प्रकार होता है तीन गो। तत्व को कितने भाग में बांटा गया? तीन भाग में। सबसे पहला धातु यानी मेटल, तो देखिए वैसा तत्व जो उष्मा और विद्युत के सुचालक, कह रहा है उष्मा और विद्युत के सुचालक, यानी उष्मा इससे कौन हो जाएगा? प्रवाहित हो जाएगा, जिसमें एक विशेष प्रकार की चमक हो। और जैसे देखिए आप उसमें एक विशेष प्रकार का क्या होगा? चमक। जैसे सोना का मतलब विशेष प्रकार के चमक रहता है कि नहीं, दूर से चमक जाता है कि सोना है। और जिसे पीटकर पतले पत्थर के रूप में परिवर्तित किया जा सके। अच्छा बताइए, आप लोग एल्युमिनियम का या सोने के पीट के उसको हम पत्थर के रूप में बदल नहीं सकते हैं? हाँ बदल सकते हैं, बिल्कुल सर। अच्छा, जिसे पतले लंबे तार के रूप में खींचा जा सके, यह भी बात सही है। जैसे सोना है, इसको लंबा तार के रूप में भी खींच सकते हैं। और जिसे पीटने पर एक विशेष प्रकार की क्या हो? ध्वनि निकलती हो, तो उसे क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो चांदी, सोना, लोहा, एल्युमिनियम, ये सब किसका उदाहरण है? धातु का। इसका बस अपोजिट कर दीजिए, ये सब इसमें गुण पाया जाता है, इसमें गुण नहीं पाया जाता, तो उसे क्या कहते हैं? धातु कहते हैं।
एग्जाम्पल की बात करें तो हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर, ये किसका उदाहरण हो गया? अधातु का यानी नॉन मेटल का। और आपसे ये सब टॉपिक से एग्जाम में पूछेगा क्या? तो आपसे पूछेगा कि विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन है? ऑप्शन दे देगा चांदी, सोना, लोहा इत्यादि। तो आपको बता दें कि विद्युत के लिए सबसे अच्छा जो चालक माना जाता है वो सोना माना जाता है। आप बताइए, सॉरी चांदी माना जाता है। लेकिन आप लोग कहिएगा कि सर चांदी के तार लगते हलता तो सब काटिए लेते हल। एकदम सही बात बोल रहे हैं। अगर चांदी के आप तार अपने घर में लगाइएगा तो पता चला कि बिहान होकर खुली हो गया, तो ऐसे लगावे से फ़ायदा है नहीं ना, इसीलिए तांबा का उपयोग करते हैं। ठीक, और आपसे क्या पूछ सकता है? और पूछ सकता है कि सोना, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो कितना कैरेट का होता है? 24 कैरेट का। ठीक, इस तरह से आपसे प्रश्न पूछ सकता है। आगे समझिएगा। अगला जो इसका प्रकार है धातु, अभी बताएं आपको। तीसरा है उपधातु, यानी वैसा धातु जिसमें धातु के भी गुण और अधातु दोनों का गुण पाया जाए तो उसे क्या कहेंगे? उपधातु कहेंगे। जैसे बोरान, सिलिकॉन, इसमें में दोनों का गुण पाया जाता है, धातु के भी उपधातु के। सिलिकॉन, जर्मेनियम, इससे आपसे एग्जाम में पूछेगा निम्न में से कौन से उपधातु हैं? ऑप्शन दे देगा बोरान, हाइड्रोजन, हीलियम, ये सब दे देगा तो आपको मारना है बोरान। ठीक, ये सब एग्जाम्पल देख लीजिए। बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये सब क्या है? उदाहरण किसके हैं? उपधातु के। ठीक, नोट में याद रखिएगा कि भूपर्पटी में सबसे अधिक, हाँ ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया बाबू, कि भूपर्पटी में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व क्या है? तो ऑक्सीजन है, जो कि अधातु है। अधातु पूछेगा, धातु नहीं पूछेगा कि भूपर्पटी में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व अधातु के रूप में क्या है? तो आपको ऑप्शन में मारना क्या है? टिक, ऑक्सीजन। ठीक, अच्छा अब धातु की बात करें तो भूपर्पटी में सबसे ज़्यादा धातु की बात करेगा तो एल्युमिनियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम। अब अगला जो है वो था यौगिक। क्या था? यौगिक, यानी तत्व का तो हम प्रकार समझ लिया, तत्व क्या होता है जो समझ लिए। अब समझिए कि यौगिक क्या होता है, यानी कंपाउंड क्या होता है। वे पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों से निश्चित अनुपात में मिलाने से रासायनिक संयोग द्वारा बनता है, उसे यौगिक कहते हैं। जैसा कि यौगिक का मतलब ही होता है दो चीज़ जुड़ल रहे। जैसे जल है तो H2O, इन दो चीज़ से मिलकर बना हुआ है। NaCl भी, सोडियम क्लोराइड भी दो चीज़ से मिलकर बना हुआ है। यानी कि इसमें क्या होगा? दो या दो से अधिक तत्व, दो भी या दो से अधिक भी हो सकता है, को निश्चित अनुपात में। लेकिन कैसा अनुपात होना चाहिए? अनुपात जो होना चाहिए निश्चित होना चाहिए। और इस तरह से संयोग करके बनता है तो उसे क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं, यानी कंपाउंड कहते हैं। ठीक, अगला जो आपका टॉपिक है वो है मिश्रण। क्या है? मिश्रण। अच्छा, मिश्रण को समझिए। मिश्रण वे पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनते हैं, उसे क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। अच्छा, मिश्रण को हम अशुद्ध पदार्थ भी कहते हैं। ठीक, जैसे शुद्ध पदार्थ अभी बताया था वैसे अशुद्ध पदार्थ को मिश्रण भी कहते हैं। तो मिश्रण आप समझ गए। अब देखिए मिश्रण के भी प्रकार होता है। मिश्रण दो प्रकार के होता है, एक होता है समांगी मिश्रण, एक होता है विसमांगी मिश्रण। यानी जिस पदार्थ के प्रत्येक भाग का संगठन एक समान होता है उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे कि बात करें जल और चीनी का मिश्रण। अब देखिए इसको समझिएगा बढ़िया से। बाबू कह रहा है जिस पदार्थ के प्रत्येक भाग का संगठन एक समान होता है, यानी एक ही तरह से मिलके बना, उसे क्या कहेंगे? समांगी मिश्रण। जैसे जल और चीनी। अच्छा, जल में अगर हम चीनी घोलेंगे तो पूरा चीनी ना उसमें घुला रहेगा बाबू, कि कुछ और घुल जाएगा नहीं ना। तो ये क्या हो गया? निश्चित संगठन है इसमें, कि किसी पदार्थ के प्रत्येक भाग का संगठन क्या है? एक समान है। उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है? चीनी और पानी है। अच्छा, और एक बात समझिएगा कि जो जल और चीनी का मिश्रण है ये एकदम बढ़िया से घुल जाएगा। क्या पता चलेगा आपको? चीनी का कण उसमें दिखेगा नहीं ना। तो यानी कि जिस पदार्थ के प्रत्येक भाग का संगठन एक समान हो, यानी देखने में एक के समान न लगेगा, छोटा बड़ा नहीं ना देखेगा, सब तो लिक्विड बन जाएगा। अब लेकिन विसमांगी मिश्रण में क्या है कि जिस पदार्थ के प्रत्येक भाग का संगठन एक समान नहीं होता उसे विसमांगी। जैसे बालू और रेत। अच्छा, बालू और रेत मिलाएंगे तो पता नहीं चल जाएगा कि बालू ही है, रेत थोड़ा सा बड़ा कण रहेगा। तो जब साफ साफ पता चल जाए, उसको हम देख लें कि हाँ ये दोनों मिश्रण है, अलग अलग मिलावल है, तो उसको क्या कहेंगे? विसमांगी। अच्छा, समांगी में आप चीनी को देख लीजिएगा, शरबत घोरल रहेगा, तो आप बता दीजिएगा कि इसमें चीनी के कण है
है? नहीं ना, क्योंकि वो बढ़िया से घुल गया उसमें। विषमांगी में बढ़िया से नहीं घुल रहा है, यानी घुलवे नहीं किया है, तो क्या हो जाएगा? विषमांगी मिश्रण। ऐसे भी आप याद रख सकते हैं कि जो एक दूसरे में घुल जाए उसे समांगी, या जो एक दूसरे में नहीं घुले उसे विषमांगी। इस तरह से भी याद रख सकते हैं। ठीक। अच्छा, अगला टॉपिक है वायु से क्रिया करने के आधार पर यौगिक 3 प्रकार के होते हैं। अब देखिए, वायु से क्रिया करने पर भी यौगिक के प्रकार के होता है? 3 प्रकार के। उत्फुल्ल पदार्थ, आर्द्रताग्राही पदार्थ, और जो तीसरा होता है वो होता है प्रस्वेच्छ पदार्थ। अब तीनों को समझते हैं। सबसे पहले उत्फुल्ल पदार्थ। इस मन से एग्जाम में डायरेक्ट आपसे पूछ देगा कि निम्न में से उत्फुल्ल पदार्थ कौन है। पूछा भी है बाबू पिछले ईयर, तो कृपया कर इसे अच्छे टॉपिक से, इस टॉपिक को अच्छे से आप लोग समझेंगे। कह रहा है उत्फुल्ल पदार्थ यानी बे क्रिस्टलीय यौगिक, जो वायु में रखने पर अपना संपूर्ण क्रिस्टलीय जल वायु को दे देता है, उत्फुल्ल पदार्थ कहता है। एक बात याद रखिएगा कि अपना जल जो है क्या करता है? वायु के दे देता है। किसको दे देता है? वायु को दे देता है। उसे क्या कहते हैं? उत्फुल्ल पदार्थ। जैसे K2SO4 इंटू 24 H2O है, तो इसमें देखिए जो पोटास एलम है वो जल दे रहा है, H2O कितना दे रहा है? ये H2O के रूप में जा रहा है ना बाबू, यानी कि ये क्या कर रहा है? जल को वायु को दे रहा है। किसको दे रहा है? वायु को दे रहा है। उसी तरह अगला देखिए FeSO4 इंटू 7H2, इसमें भी देखिए ऑक्सीजन यहाँ मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है, जल किसको दे रहा है? वायु को दे रहा है ना। हाँ, तो ये भी हो गया एग्जाम्पल। उसी तरह आपका क्या है? धोबन सोडा। एक बात याद रखना है, जिसमें भी आपको H2O दिख जाए तो समझ लेना कुछ उत्फुल्ल पदार्थ। ट्रिक कौन है कि जिसमें H2O लास्ट में लगल दिख जाए वो हो गया उत्फुल्ल पदार्थ। क्या हो जाएगा? उत्फुल्ल पदार्थ। अच्छा, अगला आर्द्रताग्राही पदार्थ यानी वे यौगिक जो नम वायु में रखने पर वायु से नमी को ग्रहण कर लेगा, वो आर्द्रताग्राही पदार्थ कहलाता है। कह रहा है वे यौगिक जो नम वायु यानी जहाँ पे नमी पाया जाए उस तरह के वायु में अगर कोई पदार्थ, कोई यौगिक को हम रखते हैं और रखने पर वायु से नमी को क्या कर लेगा? ग्रहण कर ले, यानी छीन लेगा, तो इसे हम क्या कहेंगे? आर्द्रताग्राही पदार्थ कहेंगे। परंतु संतृप्त विलयन ये नहीं होता है। परंतु ये कैसा होता है? संतृप्त विलयन नहीं होता है, जो कि अभी आपको बताएं। अच्छा, आगे समझिए। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो CuSO4, फिर CaO, Na2CO3, ये सब में देखिए क्या करा कि नम वायु में रखने पर ये सब कुछ हो जाएगा? नमी को ग्रहण कर लेगा। क्या कर लेगा? ग्रहण कर लेगा। ठीक, ये सब एग्जाम्पल आप याद रखिएगा। आपसे डायरेक्ट ऑप्शन दे देगा, कहेगा CuSO4 आर्द्रताग्राही पदार्थ। निम्न में ऐसे डायरेक्ट पूछेगा, क्या पूछेगा आपसे कि निम्न में से कौन आर्द्रताग्राही पदार्थ है? ऑप्शन दे देगा CuSO4, H2O, CHO, इस तरह से ऑप्शन दे देगा। तो आप क्या मारना है? तो CuSO4 मारना है। उसी तरह CaO दे देगा तो CaO मारना है। Na2CO3 दे देगा तो Na2CO3 मारना है। कुछ मारना है Na2CO3, ठीक, यानी सोडियम कार्बोनेट। आगे समझिएगा। तीसरा जो आपका है वो है क्या है? प्रस्वेच्छ पदार्थ। प्रस्वेच्छ पदार्थ होता क्या है? आप इसको समझिए। वे पदार्थ जो नम वायु में रखने पर वायु से नमी ग्रहण करता है, यह नमी ग्रहण कर लेगा, लेकिन संतृप्त विलयन बनाता है। कैसा विलयन बनाता है? संतृप्त विलयन बनाता है। उसे क्या कहेंगे? प्रस्वेच्छ पदार्थ। इसमें कौन चीज? संतृप्त विलयन नहीं बनाता है, इसमें संतृप्त विलयन बनाता है, तो इसे क्या कहेंगे? प्रस्वेच्छ पदार्थ कहेंगे। एग्जाम्पल की बात करें तो NaOH, CaCl2, KOH, ETC, ये सब क्या होंगे? किसके उदाहरण होंगे? प्रस्वेच्छ पदार्थ। अब आगे जो आपका है इस चैप्टर में जितने पिछले ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं प्रश्न या जितने भी प्रश्न बनते हैं उन सभी को अभी मैं सोल्व कराने वाले हूँ। तो चलिए एक एक कर प्रश्नों को देख लेते हैं। सबसे पहला आपका प्रश्न है कि कौन सी वस्तु द्रव्य नहीं है? ऑप्शन है कोयला, बी में ऑप्शन है प्रकाश, सी में है लकड़ी, डी में है कॉपर। यानी कि सबसे पहले कोयला, तो कोयला देखिए उसको रखेंगे तो वह स्थान घेरेगा कि नहीं घेरेगा? बिल्कुल सही। अच्छा, प्रकाश के रखेंगे तो स्थान घेरेगा जी? नहीं ना। उसमें भार है? नहीं ना। तो यानी सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? प्रकाश। क्योंकि आपसे पूछ रहा है कौन सी वस्तु द्रव्य नहीं है, यानी कौन वस्तु जो है वो पदार्थ नहीं है, तो प्रकाश नहीं है। और बाकी सब तो जगह भी घेरता है, उसका वजन भी है। ठीक,
दूसरा एक क्वेश्चन जो आप देखिएगा, कह रहा एम ग्राम द्रव्यमान के लुप्त होने पर उत्पन्न ऊर्जा होगी। अच्छा, आपको हम आइंस्टीन साहब के एक समीकरण पढ़ाए थे, ई बराबर एम सी स्क्वायर आर। तो ये आपको फार्मूला याद है? तो देखिए, कह रहा है आपसे एम ग्राम द्रव्यमान अगर दे ले रहा है, जैसे यहाँ पर एम दे ले है ना बाबू, के लुप्त होने पर, आई लुप्त हो जाएगा तो उत्पन्न ऊर्जा क्या होगा? तो एम सी स्क्वायर होगा। क्या होगा? एम सी स्क्वायर, क्योंकि ई बराबर क्या होता है? एम सी स्क्वायर होता है। ठीक, ऊर्जा का मतलब कुछ हुआ एनर्जी यानी ई, तो ई बराबर क्या होता है? एम सी स्क्वायर, आप भी जानते हैं। लेकिन अर्ग दे ले रहेगा तो अर्ग मारिएगा। ठीक, अगला तीसरा प्रश्न देखिएगा, कह रहा है प्रकृति में जल किस अवस्था में मिलता है? तो याद रखिएगा कि प्रकृति में जो जल है तीनों अवस्था में मिल सकता है, ठोस में भी, द्रव में भी, गैस में। जैसे एग्जांपल समझाइए सर, आप तो बोल दिए कि ठोस, द्रव, गैस तीनों में मिलता है, लेकिन कैसे सर? तो देखिए, प्रकृति में जल जो है वो ठोस अवस्था में कब मिलेगा? जब बर्फ़ रहेगा तब जल ठोस अवस्था में। और द्रव की बात करें, जब पानी रहेगा तब हो गया द्रव। और गैस की बात करें तब वाष्प बन के उड़ जाए तो वो हो गया गैस। आप समझ गए? अब चलिए अगला प्रश्न। हाँ, तो छात्र चौथा प्रश्न आपके लिए है कि ठोस अवस्था में अणुओं की गतिज ऊर्जा होती है। तो देखिए, ठोस में जो गतिज ऊर्जा होती है वो द्रव के अणुओं से कम होता है। क्या होता है? द्रव के अणु से कम होता है। यानी कि हम आपको यही बताए थे ना कि ठोस, द्रव, गैस वाला ट्रिक, कि ठोस अवस्था में पूछ रहा है कि ठोस अवस्था में अणु की गतिज ऊर्जा क्या होता है। तो क्या हम बता रहे हैं कि द्रव के अणुओं से क्या होता है? कम होता है। ये द्रव के जो अणु है उससे क्या होता है? कम होता है। और सबसे ज़्यादा किस में होता है? ठोस में होता है। फिर गैस में कौन सी होता है गतिज ऊर्जा? सबसे कम होता है। यानी द्रव के अणुओं से कम होता है किसका? ठोस के गतिज ऊर्जा। यानी सबसे ज़्यादा गैस में, फिर उसके बाद द्रव में, फिर उसके बाद ठोस में। यानी सबसे कम किस में होता है? ठोस में। और द्रव में उससे कम, किससे कम? गैस से कम। और सबसे ज़्यादा किस में होता है? गैस में। ठीक, यानी द्रव के अणु से कम होता है गतिज ऊर्जा किसका? ठोस का। ठीक, अगला समझिएगा, अंतराणुविक बल अधिक होता है। ऑप्शन दे देगा ठोस में, द्रव में, गैस में, तीनों में। तो देखिए, अंतराणुविक बल हम आपको बताए थे कि दोनों के बीच आकर्षण बल यानी अंतराणुविक बल सबसे ज़्यादा किस में लगता है? ठोस में, क्योंकि उसमें जो कण हैं आपस में बहुत जकड़े हुए रहते हैं, सटे हुए रहते हैं। इस वजह से इसमें ठोस में सबसे ज़्यादा अंतराणुविक बल पाया जाता है। ठीक, छठा देखिए, जिस ताप पर द्रव का वाष्पन वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उस ताप को क्या कहते हैं? तो पीछे हम अभी बताए थे क्वथनांक। अच्छा, सातवां प्रश्न देखिए, कह रहा है किस पदार्थ का ताप बढ़ने पर उसके अणुओं की ऊर्जा में होगी। कह रहा है किसी भी पदार्थ के अगर ताप बढ़ा देंगे तो उसके अणु की ऊर्जा में क्या होगा? वृद्धि होगा, जैसे कि आपको भी हम पीछे अभी बताए थे वहाँ पे टॉपिक में। ठीक, आगे समझिए आठवां, जिन वस्तुओं का आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार अनिश्चित होने क्या कहते हैं? अच्छा, द्रव के हम प्रकार पढ़ाए ना, पदार्थ के प्रकार, उसमें बताए थे ना कि द्रव इसको कहते हैं, किसको? यानी जिसका आयतन भी निश्चित हो परंतु आकार क्या हो? अनिश्चित हो। यानी जिसमें डालेंगे उसका आकार ले ले, यानी आकार अनिश्चित है तो उसको क्या कहेंगे? द्रव कहेंगे। ठीक, अंतराणु बल नगण्य होता है, किसमें सबसे कम होता है? तो गैस में जो है अंतराणुविक बल सबसे कम होता है, क्योंकि इसमें कण जो हैं फैले होते हैं बहुत ज़्यादा। निम्न पदार्थ उधर पातज है, तो नवसादर या कपूर भी रहेगा, तो क्या मारना है? कपूर मारना है। ठीक, अगला, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, ऐसा क्यों? तो देखिए, जल का जो क्वथनांक बढ़ जाता है, इसी कारण प्रेशर कुकर में जो खाना है वो कुछ हो जाता है? जल्दी पक जाता है। क्वथनांक पीछे पढ़ाए थे ना, हाँ, तो उसको समझ लीजिएगा अच्छा से। 12 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा गैस द्रव्य यानी पदार्थ की वह अवस्था है जिसका, अच्छा, गैस के परिभाषा आपको क्या बताएं? जिसका आयतन व आकार दोनों अनिश्चित हो यानी निश्चित नहीं हो, तो उसे क्या कहेंगे? गैस कहेंगे। ठीक, ये भी आप भी जानते होंगे क्योंकि अभी सभी, हाँ, एक बात आप याद रखें कि जितना भी पीछे थ्योरी पढ़ा है ना उसी से ये सब प्रश्न बन रहे हैं, आप जैसा कि देख भी रहे हो। जैसे अभी उत्फुल्ल पदार्थ पढ़ाए थे, देखिए आ गया एक क्वेश्चन, आई पॉलिटेक्निक 2008 में पूछल भी प्रश्न। कह रहा है निम्न में से कौन सा उत्फुल्ल पदार्थ है? तो Na2CO3 × 2H2 आपको ट्रिक कौची बताए थे कि अगर लास्ट में देख लीजिए बउआ H2O जिसमें लगा रहेगा तो समझ जाइएगा कौची कि उत्फुल्ल पदार्थ है। यानी जल छोड़ रहा है तो कौची हो जाएगा? उत्फुल्ल पदार्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्फुल्ल पदार्थ।
14 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है बिना गर्म किए किस ताप पर किसी द्रव की सतह से अणुओं के धीरे धीरे वायु में मिलने की क्रिया को क्या कहते हैं। यानी कह रहा है बिना गर्म किए किसी ताप पर किसी द्रव की सतह से अणुओं को धीरे धीरे वायु में मिलने की जो क्रिया, उसी को क्या हम क्या कहते हैं, वाष्पन कहते हैं। यानी ताप देंगे तो द्रव की सतह से अणु का ऊंची होगा, धीरे धीरे वायु में फैल जाएगा, तो इस क्रिया को हम क्या कहेंगे, वाष्पन कहेंगे। 15 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है जब बर्फ पिघलती है तो अणुओं की स्थिति ऊर्जा कौची होता है। देखिए जब बर्फ पिघलेगा यानी कि उसका क्वथनांक कौची हो रहा है, घट रहा है, तो उसका स्थिति ऊर्जा भी कौची होगा, घटेगा। ठीक। 16 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है ऊर्ध्वपातन में सर्वप्रथम क्रिया होती है, तो यानी कि ऊर्ध्वपातन में सर्वप्रथम गर्मी पाकर अणु की गतिज ऊर्जा में कौची होता है, वृद्धि हो जाता है, तब ना ऊर्ध्वपातित होता है। अच्छा 17 नंबर देखिए, कह रहा है निम्न में से कौन सा युग्म यौगिक को प्रदर्शित करता है। ये 2008 में पॉलिटेक्निक में पूछ लिया गया है, तो इसे अच्छा से देख लें। कह रहा है निम्न में से कौन सा युग्म यौगिक को प्रदर्शित करता है। अच्छा यौगिक आपको पीछे पढ़ाया ना, तो पानी या साबुन जो है ये यौगिक को प्रदर्शित करता है। ठीक। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है भूगर्भ यानी पृथ्वी, भूगर्भ मैंने कौन हुआ, पृथ्वी, पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली धातु क्या है। धातु के बात करें तो एल्युमिनियम, धातु के बात करें तो ऑक्सीजन, यह भी आपको हम बताए थे पीछे थ्योरी में। जल में घुलनशील अशुद्धि इसके क्या होते हैं, क्वथनांक को बढ़ा देते हैं। ये पॉलिटेक्निक 2007 में पूछ लिया गया है कि जल में घुलनशील अशुद्धि को क्या करता है, तो क्वथनांक को बढ़ा देता है। ठीक। नौशादर और नमक को पृथक यानी अलग किया जा सकता है, तो नौशादर और नमक को अलग किया जा सकता है ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा। किस विधि के द्वारा, ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा। अच्छा 21 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है निम्न में से मिश्रण है, तो मिश्रण जो है वो है आपका वायु, सोना, दूध, ये क्या है, मिश्रण है। ये सब टॉपिक आपको हम पीछे पढ़ा दें कि मिश्रण क्या होता है, यौगिक क्या होता है, तो अगर उसको अच्छा से समझ लिए होंगे तो ये सभी ऑब्जेक्टिव आपसे बन जाएगा, मैं फुल गारंटी दे रहा हूँ। अच्छा 22 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है निम्न में से रासायनिक परिवर्तन नहीं है। ऑप्शन ए में है कोयला का जलना, बी में है आपका दूध का सड़ना, सी में है वाष्प बनना, डी में है जल का निर्माण। तो देखिए वाष्प बनेगा बाबू, तो उसमें कोई चेंजिंग हो रहा है नहीं ना, तो चेंजिंग नहीं हो रहा था, यही ना हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन नहीं। यानी रासायनिक परिवर्तन नहीं है तो ये भौतिक परिवर्तन है, यानी वाष्प बनना क्या हो गया, एक भौतिक परिवर्तन। अब बाकी देखिए जल के निर्माण होगा तो ये रासायनिक क्रिया करेगा, दूध भी सड़ेगा तो कोई जीवाणु में सड़ाया यानी उसमें कुछ परिवर्तन हुआ, कोयला भी जलेगा तो फिर वो राख के रूप में यानी उसमें भी परिवर्तन। लेकिन अगर वाष्प बनेगा तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक। तो यानी कि इसका भौतिक परिवर्तन किसका उदाहरण है, वाष्प बनना एक भौतिक परिवर्तन है, ना कि रासायनिक। तो ऑप्शन जो सी है आपका 22 का सही हो जाएगा। 23 में देखिए कह रहा है धातु के बर्तन में रखा दूध निम्न में से किस परिस्थिति में सर्वाधिक शीघ्रता से ठंडा हो जाएगा। ऑप्शन दे देगा आपको, ए में जब बर्तन के ढक्कन पर्याप्त बर्फ रखी जाए, जब दूध के बर्तन को बर्फ की सिल्ली पर रखा जाए, बी में दे देगा, सी में दे देगा जब बर्फ को बर्तन के चारों ओर रखा जाए। तो बिल्कुल सही जो उत्तर इसका है सी नंबर है कि जब बर्फ को बर्तन के चारों ओर रख देंगे बाबू तो क्या होगा, धातु के बर्तन में अगर दूध निम्न में से किस परिस्थिति में सर्वाधिक शीघ्रता से ठंड होगा, तो जब बर्फ को बर्तन के चारों ओर रखा जाए, यानी बर्तन के चारों ओर रख देंगे तो क्या होगा, तुरंत ठंडा हो जाएगा। ठीक। 24 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है निम्न में से कौन सा तत्व है। ये पॉलिटेक्निक 2006 में पूछ दिया है, तो तत्व यौगिक साहब आपको हम पीछे पढ़ा दिए, कृपया कर उसको अच्छा से समझिए। ऑप्शन ए में देखिए सी लिखा कह रहा है, बी में कह रहा है कांच और डी में कह रहा है नन। तो आप बताइए कि मैग्नीशियम जो है एक तत्व है कि नहीं। क्यों, क्योंकि ये सिर्फ एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना है, इसीलिए मैग्नीशियम क्या हो गया, तत्व का उदाहरण हो गया। अच्छा 25 नंबर, अंतराणु का स्थान अधिक होता है, तो अंतराणु का स्थान सबसे अधिक कौची में होता है, हम आपको बताए थे ना, गैस में होता है, यानी गैस के कारण ज़्यादा बहुत ज़्यादा फैलल रहता है। अच्छा बी में भी ऑप्शन दे रहा है, डी में भी एक चीज़, तो कोई भी आप मार सकते हैं। 26 नंबर देखिए, जब लोहे की कीलों को नीले कॉपर सल्फेट विलयन में डुबोया जाता है तो कुछ समय के बाद लोहे की कील क्या होगा। तो देखिए कुछ समय जो लोहा का कील है वो नहीं घुलेगा, लेकिन नीला रंग जो है वो विरंजित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विरंजित हो जाएगा, क्योंकि विलयन को जब कॉपर सल्फेट में डाल रहे हैं तब ऐसा होगा ही, आप भी जानते हो। चलिए 27 नंबर, कह रहा स्प्रिट को हथेली पर रखने से ठंडा महसूस होता है, क्यों।
तो देखिए 9th में आप पढ़े होंगे कि स्पिरिट को हथेली पर रखने पर ठंडा क्यों महसूस होता है। तो देखिए अत्यधिक वाष्पशील द्रव है, स्पिरिट जो है कौची है अत्यधिक वाष्पशील द्रव है, इसीलिए ऐसा ठंडा महसूस, क्योंकि वाष्पन के कारण हमको क्या महसूस होता है, ठंडा, यानी ठंडा महसूस होता है। ठीक, 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, करा दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है। तो रासायनिक परिवर्तन है। दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। 29 नंबर प्रश्न देखिए, करा ठोस अवस्था में अणुओं की गतिज ऊर्जा होती है, द्रव के अणुओं से कम होती है। तो ये थे आपके टोटल प्रश्न, और भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन समझ लीजिए। तो हम एक बार समझा देते हैं शॉर्टकट में। जिसमें चेंजिंग हो जाए वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। जिसमें चेंजिंग न हो उसे क्या कहेंगे, भौतिक परिवर्तन। ये सब एग्जाम्पल देख लीजिए, ये सब एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर रासायनिक परिवर्तन का ये सब एग्जाम्पल देख लीजिए। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आप लोगों से कृपया कर गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इस वीडियो के माध्यम से अपना पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम को निकालने में सफल हों। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।